जय माता दी दोस्तों, आज की वीडियो उन भक्तों के लिए जो इस साल दो धाम की यात्रा एक साथ करना चाहते हैं। दो धाम मतलब केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम। बहुत से भक्त सिर्फ केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा एक साथ करते हैं, तो उनके मन में बहुत से सवाल आते हैं, कैसे एक साथ दो धाम की यात्रा की जा सकती है, दो धाम की यात्रा करने में कितना समय लगता है। जब आप एक साथ केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो कहाँ कहाँ पर आपको नाइट स्टे करना पड़ता है। अगर आप बस से अपनी दो धाम की यात्रा करते हैं तो कितना खर्च आएगा। अगर आप प्राइवेट टैक्सी से यात्रा करते हैं तो कितना खर्च आएगा। घोड़े, पालकी, हेलीकॉप्टर के क्या रेट होते हैं। इस साल कब से दो धाम की यात्रा शुरू हो रही है, आपकी दो धाम की यात्रा पे टोटल खर्च कितना आता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट में जय बाबा केदारनाथ, जय बद्रीनाथ जरूर लिखिएगा। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दो धाम की यात्रा की शुरुआत होती हरिद्वार से। सबसे पहले सभी भक्त हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार से अपनी दो धाम यात्रा की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार आप बाई ट्रेन, बाई बस या अपनी कार लेकर बहुत आसानी से आ सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दो धाम की यात्रा में आपको कितना समय लगेगा। तो अगर आप दो धाम की यात्रा एक साथ करते इस यात्रा में आपको 5 से 6 दिन का समय लग जाता है। 5 से 6 दिन में आप बहुत आसानी से अपनी दो धाम की यात्रा कंप्लीट कर लेते हैं हरिद्वार पहुंचने के बाद। तो दोस्तों अभी हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं और हरिद्वार से दो धाम की यात्रा की शुरुआत करते हैं। दो धाम की यात्रा जब सभी भक्त करते हैं सबसे पहले केदारनाथ धाम के दर्शन करने जाते हैं। तो अभी हम लोग चलेंगे सबसे पहले केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। तो केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले आपको जाना होता है सोनप्रयाग। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलेंगे हरिद्वार से सोनप्रयाग। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 230 किलोमीटर के आसपास की है। हरिद्वार से सुबह सुबह बहुत सारी बसें सोनप्रयाग के लिए चलती हैं, तो आप बाई बस हरिद्वार से सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। अगर बस की टिकट की बात करें तो जब आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारी ट्रेवल एजेंसियां बनी हुई हैं, जहां से आप हरिद्वार से सोनप्रयाग की टिकट ले सकते हैं। मतलब जिस दिन आप हरिद्वार पहुंचते हैं तो उसी दिन आपको दूसरे दिन हरिद्वार से सोनप्रयाग की बस की टिकट ले लेनी है एडवांस में। और अगर आप चाहें तो दूसरे दिन सीधे बस में जाके भी टिकट ले सकते हैं, लेकिन उसमें भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, तो टिकट मिलने में कभी कभी थोड़ी सी समस्या भी आ जाती है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप जिस दिन हरिद्वार पहुंचे तो दूसरे दिन की हरिद्वार से सोनप्रयाग की बस की टिकट पहले ही ले ले। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ऑनलाइन तरीके से रेड बस के थ्रू भी पहले से ऑनलाइन टिकट बस का ले सकते हैं, लेकिन जब आप ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो वहाँ पे आपको 200 रुपए से लेकर 250 रुपए तक ज्यादा भी देने पड़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए निकल चुके हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचने में लगभग 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है। अगर आप सुबह सुबह 7 बजे के आसपास भी हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए निकलते हैं तो शाम के 6 बजे तक सोनप्रयाग बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। और अगर आप बाई फ्लाइट अपनी दो धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आना होगा देहरादून। देहरादून पहुंचने के बाद देहरादून से भी मॉर्निंग में सुबह सुबह 2 से 3 बसें चलती हैं सोनप्रयाग के लिए, तो आप बाई बस देहरादून से भी सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद सबसे पहले बात कर लेते हैं वहां पे रुकने की क्या व्यवस्था है। तो सोनप्रयाग में होटल और गेस्ट हाउस बने हुए जिनमें आपको 800 रुपए से लेकर 1500 रुपए में रूम अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस समय अपनी दो धाम की यात्रा कर रहे हैं। मतलब अगर आप पीक टाइम में दो धाम की यात्रा कर रहे हैं तो ये कमरे जो 800 रुपए की ये 2000 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक भी हो जाते हैं। और अगर आप ऑफ सीजन में दो धाम की यात्रा कर रहे हैं तो ये कमरे 800 रुपए से लेकर 1500 रुपए में अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस समय अपनी यात्रा कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि इस साल दो धाम की यात्रा कब से शुरू हो रही है। तो इस साल केदारनाथ यात्रा 25 अप्रैल से शुरू हो रही और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खोले जा रहे, तो आप 25 अप्रैल से अपने दो धाम की यात्रा कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं कि पीक टाइम कब होता है दो धाम की यात्रा का और ऑफ टाइम कब होता है दो धाम की यात्रा का। तो जब केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं उस समय बहुत सारे भक्त केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने जाते हैं, तो इस समय बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो इस समय यहाँ जो होटल के चार्जेस होते हैं वो काफी महंगे हो जाते हैं। और उसके बाद जो अप्रैल, मई, जून 3 महीने आपको बहुत ज्यादा रस मिलने वाली है। और जुलाई, अगस्त में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये बरसात का सीजन होता है, बरसात बहुत ज्यादा होती है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इसके बाद सितंबर, अक्टूबर दो धाम यात्रा के लिए ऑफ सीजन होता है। इस समय कम भक्त पहुंचते हैं, ठंडक भी होने लगती है, तो इस समय आपको दो धाम की यात्रा करनी चाहिए। लेकिन अब 2 सालों से देखा जा रहा है कि सितंबर, अक्टूबर में भी बहुत ज्यादा भक्त दो धाम की यात्रा पे पहुंच रहे हैं, तो इस समय भी आपको थोड़ी सी भीड़ देखने को मिल सकती है। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट सिर्फ 6 महीने ही खुले होते हैं, क्योंकि अप्रैल से अक्टूबर के बीच में ही दो धाम की यात्रा होती है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके थे सोनप्रयाग। अब हम लोग सोनप्रयाग में रुकने का सबसे पहले इंतजाम कर लेते हैं। सोनप्रयाग में बहुत से होटल बने हुए, अगर आप पीक सीजन में जा रहे हैं तो 1500 रुपए से लेकर 2000-3000 रुपए तक आपको मिल जाते हैं, और अगर आप ऑफ सीजन में तो 800 रुपए के आसपास रूम मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप बहुत कम खर्च में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हॉल बने होते हैं जिनमें गद्दे पड़े होते हैं, जिन्हें की डोरमेट्री बोला जाता है, जिनमें आपको पर पर्सन के हिसाब से 300 रुपए से लेकर 500 रुपए देने पड़ते हैं। तो आप डोरमेट्री में भी रुक सकते हैं। तो दोस्तों आप सोनप्रयाग पहुंचे
नीचे सोनप्रयाग में अपने बजट अनुसार रूम ले लीजिए। रूम लेने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करिए, फिर निकल जाइए सोनप्रयाग, थोड़ा बहुत टहलिए, खाना पीना खाइए और वापस आके नाइट स्टे कर लीजिए। अगर खाने पीने की बात करें तो यहाँ पे आपको 100 रुपए से लेकर 150 रुपए में थाल सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसमें आप भरपेट खाना खा सकते हैं। दूसरे दिन आपको सुबह सुबह जल्दी उठना है, फ्रेश हो जाना है। फ्रेश होने के बाद आपको जाना है आगे सोनप्रयाग से गौरीकुंड। गौरीकुंड सोनप्रयाग से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी के आसपास पड़ता है। और अगर आप अपनी कार लेकर 2 धाम की यात्रा कर रहे हैं तो फिर आपको सोनप्रयाग में ही अपनी कार पार्किंग में खड़ी करनी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत बड़ी पार्किंग बनी हुई जिसमें आप अपनी कार पार्किंग कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 100 रुपए पर 12 घंटे के हिसाब से शुल्क देना पड़ता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए वहाँ पर उन्हीं लोगों की सुमो सफारी जीप टाइप टैक्सी चलती है, जिनमें आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाना होता है, जिसके लिए आपको पर पर्सन के हिसाब से 50 रुपए का चार्ज भी देना पड़ता है। तो दोस्तों अभी हम लोग गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ यात्रा की पैदल शुरुआत होती है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी लगभग 16 किलोमीटर के आसपास है। बहुत से भक्त गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल यात्रा करते हैं। और अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए घोड़े, खच्चर, पालकी की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। अगर चार्ज की बात करें, अगर आप घोड़े, खच्चर से जाते हैं तो इसके लिए आपको 25 रुपए आसपास का चार्ज देना होता है। और अगर आप पालकी करके जाते हैं इसके लिए आपको 7,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए के आसपास का चार्ज भी देना पड़ता है। लेकिन पीक सीजन में अगर भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती तो घोड़े, खच्चर वाले, पालकी वाले रेट बहुत ज्यादा भी ले लेते, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ है तो जो 25 रुपए का चार्ज होता है घोड़े का, ये 4,000 रुपए तक भी आपको देने पड़ सकते हैं। तो हम लोग अपनी पैदल ही यात्रा की शुरुआत करते हैं। जब आप पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं तो रास्ते भर आपको प्राकृतिक नजारे देखने को मिलते हैं। कई जगह आपको बहुत सारे झरने देखने को मिलते हैं जिनका पानी पीने योग्य होता है। इसके अलावा दोस्तों रास्ते भर आपको कई जगह खाने पीने के लिए छोटे छोटे होटल देखने को मिल जाते हैं, जिनमें आप मैगी, आलू का पराठा, बिस्किट, नमकीन खा सकते हैं। बहुत ज्यादा ऑप्शन आपको खाने पीने में नहीं मिलने वाले। रास्ते में अगर फोन के नेटवर्क की बात करें तो रास्ते में कई जगह फोन के नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आते हैं, लेकिन जब आप मंदिर के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे नेटवर्क की पूरी अवेलेबिलिटी रहती है। जब आप सुबह सुबह पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं तो शाम तक आज पहुंच जाते हैं बेस कैंप। बेस कैंप वही जगह है जहाँ पर केदारनाथ जाने वाले सभी भक्तों के लिए रुकने का इंतजाम किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस कैंप में रुकने की क्या व्यवस्था है। बेस कैंप पहुंचने के बाद आपको वहाँ पे बहुत सारे टेंट लगे हुए दिखते हैं जहाँ पे आपके रुकने की व्यवस्था कराई जाती है। अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो आपको 400 रुपए में टेंट की सुविधा उपलब्ध हो जाती है पर पर्सन के हिसाब से। अगर आप पीक सीजन में जाते हैं, मई जून में जाते हैं, तो फिर आपको 600 रुपए से लेके 1000 रुपए तक भी चार्ज देने पड़ सकते हैं पर पर्सन के हिसाब से। इसके अलावा बेस कैंप में ही GMVM मतलब गढ़वाल मंडल विकास निगम की तरफ से भी रुकने की व्यवस्था कराई जाती है। तो इनमें भी आप 600 रुपए से लेके 1000 रुपए तक पर पर्सन के हिसाब से रुक सकते हैं। इनके यहाँ पे छोटे छोटे हट्स बनी होती है जिनमें 5 से 6 बेड पड़े होते हैं, तो इनमें आप रुक सकते हैं, जिनमें आपको पर पर्सन के हिसाब से 1000 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ता है। और इसकी बुकिंग आप पहले से ही GMVN की ऑफिशियल वेबसाइट gmvnonline.com पे जाके ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं केदारनाथ पहुंचने के बाद GMVN की डोरमेट्री या हट्स में आपको रुकने की सुविधा उपलब्ध हो पाए, क्योंकि पहले से अधिकतम बार ये फुल चल रही होती है, क्योंकि अधिकतम लोग पहले से ऑनलाइन ही बुकिंग करा लेते हैं। और अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो फिर आपको बेस कैंप में रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप सीधे केदारनाथ मंदिर के पास में चले जाइए, वहाँ पे बहुत सारे होटल बने हुए हैं जिनमें आपको 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए में बहुत अच्छे से रूम अवेलेबल हो जाते हैं अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं। और अगर आप पीक सीजन में जा रहे हैं, केदारनाथ मंदिर के आसपास रुकना चाहते हैं, जो वहाँ पे छोटे छोटे होटल धर्मशाला बने हुए हैं, तो फिर वहाँ पे आपको 3000 रुपए से लेके 5000 रुपए तक चार्ज देने पड़ सकते हैं अगर आप पीक सीजन में जाते हैं। तो मतलब अगर आप मई जून में जाते हैं तो दोस्तों अगर आप सुबह सुबह 5 से 6 बजे भी नीचे सोनप्रयाग गौरीकुंड से निकल आते हैं तो शाम तक आप बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर पहुंचने के बाद आपको अपने रुकने की व्यवस्था कर लेनी। रुकने की व्यवस्था करने के बाद आपको कपड़े चेंज कर लेने। कपड़े चेंज करने के बाद आपको चले जाना है केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि शाम के समय 6 बजे केदारनाथ मंदिर में आरती का समय होता है। तो आपको आरती में भी सम्मिलित हो जाना है। आरती में सम्मिलित होइए, बाबा केदारनाथ के दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद वापस आ जाइए अपने रूम पर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं वहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था। तो जब आप केदारनाथ मंदिर पहुंचते हैं तो वहाँ पे जितने भी छोटे मोटे होटल बने हुए हैं, वहाँ पे आपको 150 रुपए से लेके 200 रुपए में भरपेट खाना खाने को मिल जाता है। वहाँ पे भी आपको थाल सिस्टम देखने को मिलता है, जिनमें आपको सादा खाना ही खाने को मिलेगा, जिसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी अवेलेबल होता है। इसके अलावा आप जिस भी होटल में रुकेंगे उस होटल में भी आपको छोटी छोटी कैंटीन देखने को मिल जाती है। तो आप उन्हीं होटल में कैंटीन में भी खाने की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, तो आप वहाँ भी खाना खा सकते हैं। और दोस्तों दूसरे दिन आपको सुबह सुबह उठना है, फ्रेश होना है, नहाना, और उसके बाद फिर से जाना है केदारनाथ मंदिर में एक बार दर्शन करने के लिए। सुबह सुबह आप जाइए केदारनाथ मंदिर में दर्शन करिए, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करिए। उसके बाद मंदिर के पीछे भीमशिला है, भीमशिला में जाकर भी आपको दर्शन कर लेना। और वहीं से 1 किलोमीटर दूर पे पड़ता है भैरव बाबा मंदिर, जहाँ की ट्रैकिंग करके ही आपको जाना होता है। तो आप चले जाइए भैरव बाबा मंदिर के दर्शन करिए, और दर्शन करने के बाद वापस नीचे शाम तक सोनप्रयाग आ जाइए, और फिर से आप सोनप्रयाग में एक नाइट का स्टे कर लीजिए। चौथे दिन आपको सुबह सुबह उठना है और सोनप्रयाग से जाना है बद्रीनाथ। तो सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए सुबह सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे
जगह तक कई बसें चलती हैं, तो आप बाई बस सोनप्रयाग से बद्रीनाथ तक जा सकते हैं। लेकिन केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद जब आप नीचे आते हैं तो उसी दिन अगर आप बस से अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो अपनी टिकट पहले ही ले ले, क्योंकि दूसरे दिन जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो कई बार बस की टिकट मिलने में आपको दिक्कत भी मिलती है और आपको मनचाही सीट भी नहीं मिल पाती। तो वहीं सोनप्रयाग में ही एडवांस में एक दिन पहले ही आपको सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की बस की टिकट मिल जाती, तो आपको बस की टिकट एडवांस में ही ले लेनी। और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन तरीके से रेड बस पे जाके भी सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए बस की टिकट एडवांस में ले सकते हैं। तो दोस्तों चौथे दिन हमको सोनप्रयाग से निकलना है बद्रीनाथ के लिए। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 210 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप सुबह सुबह बस से निकलते हैं तो बद्रीनाथ पहुंचते पहुंचते आपको शाम हो जाती है। अगर आप शाम को 6 से 7 बजे के आसपास भी बद्रीनाथ पहुंच जाते हैं तो आपको जाकर उसी दिन बद्रीनाथ धाम मंदिर में दर्शन कर लेने, क्योंकि बस स्टॉप से मंदिर की दूरी मात्र 400 से 500 मीटर पे है। तो आप उसी दिन बद्रीनाथ मंदिर के अंदर जाइए, जाके दर्शन करिए, आसपास वहाँ पे घूमिए और वापस आ जाइए। अब बात करते हैं कि बद्रीनाथ में आपके रुकने की क्या व्यवस्था मिलने वाली। तो बद्रीनाथ में रुकने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है डोरमेट्री। वहाँ पे आपको 300 रुपए में GM-VM की डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, तो जिनमें आप रुक सकते हैं। ऑफ सीजन हो, पीक सीजन हो, कभी भी आप आपको 300 रुपए में डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा बद्रीनाथ में बहुत सारे होटल, धर्मशाला, आश्रम भी बने हुए हैं, जहाँ आपको 300 रुपए से लेके 500 रुपए में रूम मिल जाते हैं। और अगर आप होटल में रुकते हैं, ठीक ठाक होटल में रुकते हैं, तो वहाँ पे आपको 800 रुपए से लेके 1500 रुपए देने पड़ सकते हैं। और अगर आप बद्रीनाथ धाम में उस समय पहुंचते, जब बद्रीनाथ धाम में बहुत ज्यादा भीड़ हो, तो उस समय आपको वहाँ पे 2000 रुपए से लेके 3000 रुपए तक भी पर नाइट के हिसाब से रूम का चार्ज देना पड़ सकता है। और यहाँ पे खाने पीने की अगर बात करें तो यहाँ पे खाने पीने के लिए आपको बहुत छोटे छोटे होटल देखने को मिल जाते हैं, जिनमें आप 100 रुपए से लेके 150 रुपए में भरपेट खाना खा सकते हैं। यहाँ पे भी आपको प्लेट सिस्टम देखने को मिल जाता है। 5 दिन आपको सुबह सुबह उठना है, बद्रीनाथ मंदिर में जाना है। बद्रीनाथ मंदिर में जाके बद्री विशाल के दर्शन करने, दर्शन करने के बाद बद्री विशाल मंदिर के आसपास में 3-4 मंदिर बने, उनके भी दर्शन कर लेने। यहीं पे गर्म कुंड भी बना हुआ है जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है, तो वहाँ जाके भी आपको स्नान कर लेना है। अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो बद्रीनाथ में दर्शन करने के बाद आपको जाना है बद्रीनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है सीमांत गांव माड़ा, जो चीन की सीमा से लगा हुआ है। तो जितने भी भक्त बद्रीनाथ के दर्शन करने जाते हैं तो सीमांतर गांव माड़ा घूमने जाते हैं, तो आपको सीमांतर गांव माड़ा जाके भी विजिट कर लेना है। यहाँ पे भी आपको कई दर्शनिक मंदिर बने हुए, जैसे कि भीम पुल, सरस्वती नदी, गणेश गुफा, व्यास गुफा और माड़ा गांव तो खुद में ही टूरिस्ट प्लेस है। तो ये सभी जगह जाकर आपको विजिट कर लेना है, फिर आपको वापस आ जाना है। और अगर आप सही समय से वापस आते हैं और आपको बद्रीनाथ से हरिद्वार की बस मिल जाती है तो आपको उसी दिन हरिद्वार आ जाना है। और अगर आपको उस दिन बस नहीं मिलती है बद्रीनाथ से हरिद्वार की, तो फिर एक नाइट का स्टे आपको और कर लेना है बद्रीनाथ में, और दूसरे दिन आपको सुबह सुबह बद्रीनाथ से हरिद्वार वापस आ जाना है। तो दोस्तों ये तो बात अगर आप बाई बस 2 धाम की यात्रा करते हैं तो कैसे करेंगे। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके अपनी 2 धाम की यात्रा करना चाहते हो तो अपनी प्राइवेट टैक्सी करके भी 2 धाम की यात्रा कर सकते हैं, जिसमें कि 5 दिन का समय लगता है। और टैक्सी वाले अगर आप 5 सीटर कार करके जाते हैं तो 3500 रुपए से लेके 4000 रुपए तक पर डे के हिसाब से चार्ज करते हैं, मतलब 18,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए का आपका टैक्सी पे खर्च आने वाला है। इसके अलावा रहने और खाने का जो खर्च होने वाला है वो अलग से आपको देना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं आपकी बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम की यात्रा एक साथ करते हैं तो कितना खर्च आने वाला है। अगर आप बाई बस अपनी 2 धाम की यात्रा करते हैं तो इसमें आपका 5000 रुपए से लेके 6000 रुपए के आसपास का आपका खर्च होने वाला है। अगर आप हर जगह डोरमेट्री में रुकने की व्यवस्था कर लेते हैं और बाई बस अपनी यात्रा करते हैं और घोड़े, खच्चर, पालकी की सुविधा नहीं लेते हैं तो। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके अपनी 2 धाम की यात्रा करते हैं तो इसमें आप अगर 4 लोग मिलकर कर रहे हैं तो पर पर्सन के हिसाब से 10,000 रुपए के आसपास का खर्च आने वाला है, जिनमें आपको 5 नाइट का स्टे करने को मिल जाता है और 2 धाम के यात्रा के दर्शन भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो दोस्तों यह थी संपूर्ण जानकारी कैसे आप 2 धाम की यात्रा मतलब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा कैसे एक साथ कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है 2 धाम यात्रा से जुड़ा हो तो कमेंट में कमेंट करिए, जिसका जवाब आपको तुरंत ही दिया जाएगा। और दोस्तों जो भक्त केदारनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो उसकी जानकारी आपको हमारे केदारनाथ यात्रा 2023 की वीडियो में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा और ऊपर आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो में जाके हेलीकॉप्टर से कैसे आप केदारनाथ यात्रा कर सकते हैं इसकी जानकारी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।